Hello friends, today's meeting we will discuss certain amendment which is applicable from 1st January 2021. So there are the amendment. पहला amendment आया है regarding the rule number 36(4). जब रूल नंबर 36(4) इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ था तब उसमें बताया गया था कि जीएसटीआर 2A में जितनी भी क्रेडिट है उससे आप ज्यादा से ज्यादा 20% क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये रूल अमेंड किया और ये 20% को कम करके 10% कर दिया। Now government further cut it down this limit from 10% to 5%. And now for the words GSTR 2A, the words coming up GSTR 2B. So आप GSTR 2B में जितनी भी एलिजिबल क्रेडिट है उससे ज्यादा से ज्यादा 5% क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। मीनिंग देयर बाय you cannot claim more than 105% of the input tax credit in your GSTR 3B. So this new limit of 5% will be applicable from the 1st January 2021. The next rule is rule number 86B. This new rule is notified. As per this rule, जिसका भी टर्नओवर पूरे मंथ में 50 लाख से ज्यादा है उसको 1% की टोटल टैक्स लायबिलिटी कैश में पे करनी पड़ेगी। यानी कि वह अपने आईटीसी के लेजर में से इनपुट टैक्स क्रेडिट अप टू 99% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी ही यूज कर पाएगा। 1% मस्ट बी पेड फ्रॉम द कैश लेजर। So this will affect your working capital because you have to pay 1% in a cash. However, गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शन दिए थे कि जिनको ये रूल लागू नहीं होगा। पहला तो एक है कि जिसका टर्नओवर पूरे महीने में 50 लाख से कम है उसको ये रूल लागू नहीं होगा। 50 लाख से कम मतलब पूरे साल का कितना हुआ 6 करोड़, जो यानी कि जिसका टर्नओवर 6 करोड़ से कम है। हालांकि कंडीशन क्या है 50 लाख से कम पर मंथ होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज्यादा हो गया तो ये रूल लागू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन एक है कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शन अंडर रूल नंबर 86B विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर टैक्स पेयर ने पिछले 2 साल में 1 लाख रुपए का टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स पे किया है। यानी कि दोनों ही साल में उसने 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया होना चाहिए। अगर एक साल में इनकम टैक्स 1 लाख पे किया है और दूसरे साल में 90,000 पे किया है तो ये रूल लागू होगा। अगर दोनों ही साल में एक साल 1 लाख या उससे ज्यादा इनकम टैक्स पे किया है तो ये रूल लागू नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज दी अगर कोई भी टैक्स पेयर ने जीरो रेटेड सप्लाई या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड क्लेम किया है और उसकी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो भी उसको ये रूल लागू नहीं होगा। यानी कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर या फिर जीरो रेटेड का रिफंड 1 लाख या उससे ज्यादा का क्लेम किया है तो उसको ये रूल लागू नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज दी taxpayers have paid in a cash cumulatively exceed the 1% of the total liability till the month. Same for example in the return of a January 2021. अगर मैंने अप्रैल से दिसंबर 20 तक मेरी 1% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी मतलब कि अप्रैल से दिसंबर तक की मेरी जितनी भी जीएसटी लायबिलिटी है उसकी 1% अगर मैंने कैश से पे की है तो उस महीने में मुझे ये रूल लागू नहीं होगा। And another thing is the government department, public sector undertaking, local authority और स्टैट्यूटरी बॉडी को भी ये रूल लागू नहीं होगा। तो रूल नंबर 86B क्या कहता है कि आपको 1% की टैक्स लायबिलिटी कैश से पे करनी होगी, 99% आप
इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे कर सकते हो। ये रूल कब लागू होगा कि जिसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा पर मंथ है। अगर 50 लाख से कम है तो ये रूल लागू नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज दी, अगर उसने पिछले दोनों ही साल में 1 लाख या उससे ज्यादा इनकम टैक्स पे किया है, या फिर अप टिल नाउ टिल दी मंथ उसने 1% या उससे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी कैश से पे की है, या फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर लोकल अथॉरिटी एक्ट, फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर वह टैक्स पेयर ने जीएसटी का रिफंड क्लेम किया है, कहां से, जीरो रेटेड सप्लाई की वजह से या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से, और रिफंड की अमाउंट 1 लाख या उससे ज्यादा है, तो उससे ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर? इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर का मीन्स वो है कि आपकी इनपुट पे जो टैक्स लगता है जीएसटी, वो आउटपुट पे जो टैक्स लगता है उससे ज्यादा है। इन मीनिंग देयर बाय इनपुट पे फॉर एग्जांपल आपको 18% टैक्स देना पड़ता है, हाउएवर यू आर सेलिंग योर आउटपुट प्रोडक्ट at the rate of 12%, so this is the 18% input and a 12% output, so it will be considered as an inverted duty structure. Now there are the certain changes relating to the cancellation and a suspension of a GST registration. So government has added the new ground for the purpose of cancellation of a registration. So the new ground is added. If you are availing the ITC, अगर आप सेक्शन 16 में दी गई कंडीशन को वायोलेट करते हैं या उसके रिलेटेड रूल को वायोलेट करते हैं, डेट इज रूल नंबर 36 और 37, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपने जीएसटीआर 1 में ज्यादा सेल्स दिखाया, डेट इज योर आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटीआर 1 में आपने ज्यादा आउटवर्ड सप्लाई दिखाए और जीएसटीआर 3B में कम आउटवर्ड सप्लाई दिखाया, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इफ यू आर वायोलेटिंग द रूल नंबर 86B, that is you are not paying 1% of your tax in a cash, then also your registration may be cancelled. Next condition is regarding proper officer may suspend your GST registration without giving reasonable opportunity of being heard. So अब प्रॉपर ऑफिसर को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि अगर उसको ऐसा लगे कि इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देना चाहिए, तो वह विदाउट गिविंग यू अ नोटिस इन एडवांस योर रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड। और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, if your registration is suspended, then no GST refund shall be granted during the period of a suspension. सेम फॉर एग्जांपल, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, कौन सी वजह से? there is a deviation in a GSTR 1 and a 3B, that is your outward supply in a GSTR 1 for example is more than in GSTR 3B, or your input tax credit in a 3B is more than GSTR 2B, then a proper officer may suspend your registration and they may issue a notice in a GST REG 31 asking you the explanation that why your registration may not be cancelled. You have to answer within a 30 days of such notice. अगर 30 दिन में आपने रिप्लाई दे दिया और प्रॉपर ऑफिसर को आपका रिप्लाई पसंद आ गया, तो आपका सस्पेंशन की पूरी प्रोसेस रिवोक हो जाएगी। अदरवाइज ही में कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। हाउएवर नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिवोकेशन of suspension by proper officer under this provision. Now next one is the change in the registration process. अगस्त 2020 से गवर्नमेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कर दिया था। अगर आधार ऑथेंटिकेशन आप नहीं करवाते हो तो आपकी प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। नाउ द गवर्नमेंट हैज चेंज certain
provision relating to the registration. While submitting the registration application, you have to submit the biometric based Aadhaar authentication along with the photograph. So you have to submit the biometric along with the photograph. If the person does not opt for Aadhaar authentication, then he have to submit biometric information, photograph and other KYC document as may be notified. So till yet to be notified. Further, the original copy of the document is required to be submitted as a facilitation center to be notified by the government. And most interesting part is registration process will completed only when you have completed the above part of Aadhaar authentication. If you doesn't opt for Aadhaar authentication, then you have to submit the biometric, photograph and other KYC document. If you are not submitting this with the relevant biometric or Aadhaar authentication, or as the case may be, then your application may be deemed to be incomplete. However, certain person को गवर्नमेंट एग्जम्पशन देगी, हालांकि उसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस कब होगा? अगर कोई भी पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन करने में फेल हो जाता है या फिर वो आधार ऑथेंटिकेशन को अडॉप्ट नहीं करता है या फिर उसने आधार ऑथेंटिकेशन को अडॉप्ट किया है और सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर दिया है, तब भी अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो वह आफ्टर द अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ योर प्लेस ऑफ बिजनेस कर सकता है। नाउ द चेंजेस इज रिलेटिंग टू द टाइम लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द 2017 the time limit is regarding the 3 days for GST registration. If the proper officer does not work within the 3 days, then your registration is deemed to be granted. Now this 3 days will be increased to 7 days. So the officer have a time for the purpose of GST registration up to 7 days. Further, अगर कोई भी बंदा आधार ऑथेंटिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर फेल टू do the Aadhaar authentication, then the time limit for your registration will be 30 days. 30 days में proper officer your premises का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद ही आपको जीएसटी नंबर देगा। नाउ द टीम रजिस्ट्रेशन, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है और प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन पे 30 दिन में वर्क नहीं करता है, तो योर रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है और 7 दिन में आपका ऑफिसर वर्क नहीं करता है, तो योर रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड। अगर आपके ऑफिसर ने आपको नोटिस दी है और आपने उसका क्लैरिफिकेशन फाइल कर दिया है और 7 दिन में क्लैरिफिकेशन फाइल करने के 7 दिन के अंदर ऑफिसर उस पर वर्क नहीं करता है, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी ग्रांटेड हो जाएगा। नाउ वन मोर अमेंडमेंट इज कमिंग अप, ब्लॉकिंग ऑफ योर GSTR1। अगर आपने पिछले 2 महीने का 3B फाइल नहीं किया है, सेम फॉर एग्जांपल नवंबर 20 और दिसंबर 20 का मैंने 3B फाइल नहीं किया है, तो मेरा GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड ऑनवर्ड्स विल बी ब्लॉक। सो अगर मैंने पिछले 2 महीने का GSTR 3B फाइल नहीं किया है, तो मेरा GSTR1 ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हूँ, तो अगर मैंने पिछले क्वार्टर का 3B फाइल नहीं किया है, जो कि अब क्वार्टरली QRMP आने वाला है जनवरी से, तो ये अब एप्लीकेबल होगा। QRMP में अगर मैंने GSTR 3B क्वार्टरली पिछले क्वार्टर का नहीं फाइल किया है, तो GSTR1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मेरी ब्लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द चेंज इन रिलेशन टू the requirement or a provision of the e-way bill। अगर मैंने पिछले 2 महीने के जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए थे, तो मेरा ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, मैं ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा। फर्दर, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने सस्पेंड कर दिया है, तो वो भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। ई-वे बिल की वैलिडिटी
पहले क्या थी कि अप टू 100 किलोमीटर 1 डे. Now this kilometer will be changed. So up to 200 kilometer, your EV bill is valid up to 1 day only. So government has make many changes which are applicable from the 1st January 2021 itself, and government is making the GST provision more stringent to remove the scope of GST evasion. So be aware regarding this new provision and the new rules regarding the GST. So this was my discussion regarding the amendment which are applicable from 1st January 2021. Thank you.